नमस्कार, मैं वैद्य पल्लवी भिरुल आप सबका हमारे सायो आयुर्वेद एंड गर्भ संस्कार यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आयुर्वेद का मुख्य प्रयोजन है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम और इसी प्रयोजन के प्राप्ति के लिए आयुर्वेद में दिनचर्या और ऋतुचर्या इसका पालन करने का आदेश या फिर उपदेश दिया गया है और इसी हेतु हमें हर एक ऋतु के अनुसार जो ऋतुचर्या बताई है उसे फॉलो करना, उसका अनुसरण करना बहुत ही आवश्यक होता है। आयुर्वेद की चरक संहिता इस ग्रंथ में सूत्र स्थान के 6वें अध्याय तस्यासितीय नामक अध्याय में ऋतुचर्या के बारे में डिटेल में वर्णन किया गया है, जिसमें हर एक ऋतु में किस तरीके का आचरण करना चाहिए, किस तरीके का आहार लेना चाहिए, किस तरीके का हमारा विहार होना चाहिए, कौन सी चीजों को हमें टालना चाहिए, इन सब के बारे में डिटेल में वर्णन किया गया है। तो आज इस वीडियो में हम लोग हेमंत ऋतु में किस तरीके का आहार विहार और दिनचर्या होनी चाहिए, कौन सी चीजों को हमें नहीं करना चाहिए, इसके बारे में आज हम लोग जानकारी लेने वाले हैं। भारत वर्ष में 2 अयन होते हैं, 6 महीने के 2 अयन होते हैं और उसमें 6 ऋतु समाविष्ट किए जाते हैं। उसमें से वर्षा, शरद और हेमंत ये जो 3 ऋतु है उन्हें दक्षिणायन के नाम से जाना जाता है और शिशिर, वसंत और ग्रीष्म इन ऋतुओं को उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। हेमंत ऋतु को सेहत बनाने वाली ऋतु कहा गया है। इस ऋतु में शरीर के दोष साम्यावस्था में, सम अवस्था में होते हैं, शांत अवस्था में होते हैं। इस ऋतु में शरीर की अग्नि प्रबल होती है, जिसकी वजह से पाचन तंत्र बहुत अच्छी तरीके से कार्यरत होता है, इसलिए कुछ भी खाओ तो पचने में इजी हो जाता है। इसी ऋतु में हमारी जो रोग प्रतिकारक क्षमता है वह भी अच्छी होती है, इसीलिए इस मौसम में कोई भी बीमारियां ज्यादातर नहीं होती है और इसीलिए पूरे साल भर का सबसे स्वास्थ्यप्रद ऐसा मौसम या ऐसा ऋतु इस हेमंत ऋतु को माना जाता है। इस ऋतु में हमारी ऊर्जा, एनर्जी बहुत हाई लेवल की होती है, उच्च होती है, इसलिए हमें काम करने में भी कोई थकावट महसूस नहीं होती है। हेमंत ऋतु में जाठराग्नि प्रदीप्त होती है। इसका भी रीजन चरक संहिता में एक श्लोक के माध्यम से बताया है, जैसे कि शीते शीत अनिल स्पर्श संरुद्धो बलिनः बलिः पक्ता भवन्ति हेमंते मात्रा द्रव्य गुरुक्षम। इसका मतलब हेमंत ऋतु में वातावरण में शीत हवाएं, ठंडी हवाएं चलती रहती है और इस शीत वायु का स्पर्श शरीर पर होता है, जिससे कि शरीर के जो रोमकूप होते हैं वह सिकुड़ जाते हैं, जिसके कारण शरीर का अग्नि अंदर की तरफ मुड़ जाता है और जो जाठराग्नि को बलवान करता है। और इसी कारण इस मौसम में, ठंडी के मौसम में हमारी अग्नि प्रदीप्त होती है। हम लोग मात्रा में ज्यादा और गुरु ऐसा आहार भी आसानी से पचा सकते हैं। हेमंत ऋतु में हमें किस तरीके का आहार लेना चाहिए? सबसे अहम बात कि हेमंत ऋतु में हमें मधुर, अम्ल और लवण यानी कि मीठा, खट्टा और खारा इस तरीके के रसों का सेवन करना चाहिए और जो भी व्यंजन आप खाएं वह गुरु और स्निग्ध गुण से भरपूर होने चाहिए। उसके साथ साथ इस मौसम में जो भी अनाज आप खाएं उसमें भी ज्यादातर गेहूं की रोटी, बाजरे की रोटी, नाचनी की रोटी, इस तरीके के अनाज का आप सेवन कर सकते हो। जो चावल आप यूज करो वो भी नए चावल का भी उपयोग आप कर सकते हो, क्योंकि वह स्निग्ध गुण के होते हैं। जो दालें हम लोग यूज करते हैं उसमें उड़द की दाल, तुअर की दाल या फिर चने की दाल का उपयोग, मूंग की दाल का उपयोग भी आप आसानी से कर सकते हैं। दूध और दूध से बने हुए पदार्थ भी आप इस मौसम में ले सकते हो। दूध से बनी हुई खीर है, बासुंदी है, रबड़ी है, इनका भी सेवन किया जा सकता है। दही ले सकते हो, दही से बना हुआ रायता या छाछ ये भी आप सेवन कर सकते हो। उसके साथ साथ दूध से बना हुआ पनीर या चीज, इनका भी अल्प मात्रा में और नियम के अनुसार आप सेवन कर सकते हो। परंतु दूध और दही को साथ में नहीं लेना चाहिए और दही को रात में कभी भी सेवन नहीं करना चाहिए। इस मौसम में आप मधुर रसात्मक यानी कि सब स्वीट्स जो है वो भी खा सकते हो। उसमें घर पे बना हुआ हलवा, सूजी का हलवा या दूधी का हलवा, गाजर का हलवा, इनका भी सेवन आप कर सकते हो। या फिर ड्राई फ्रूट से बने हुए लड्डू, उनका भी सेवन किया जा सकता है। उड़द की दाल के लड्डू बनाए जा सकते हैं, नाचनी के लड्डू भी बना के आप उसका भी सेवन कर सकते हो, जो बल देने वाले होते हैं, पौष्टिक होते हैं, जिससे कि सेहत बनती है और हमारी ताकत बढ़ने के लिए भी जिसका बहुत अच्छी तरीके से फायदा होता है। इसके साथ साथ मेथी और डींग से बने हुए लड्डू का भी सेवन किया जा सकता है। हेमंत ऋतु में वातावरण में
शीतलता होने की वजह से, शीतल वायु की वजह से शरीर में रुक्षता बढ़ जाती है, वात का प्रकोप हो सकता है और इसीलिए हमें स्निग्ध आहार का उपयोग करने के लिए बताया है। इसीलिए जब भी हम लोग आहार ले उसमें घी और तेल का प्रचुर मात्रा में उपयोग कर सकते हैं। इसमें जो घी है आप रोटी में लगा के या चावल में डाल के या फिर तड़के में भी घी का उपयोग आप कर सकते हो, या घी से बने हुए हलवा, खीर, इसका भी उपयोग आप कर सकते हो। तेल से बने हुए व्यंजन यानी कि तले हुए व्यंजन भी इस मौसम में आप आसानी से ले सकते हो। पकोड़े हो गए या फिर भजिया हो गई, ये भी आप इस मौसम में ले सकते हैं। हेमंत ऋतु में जाठर अग्नि प्रबल हो जाता है, जिसकी वजह से अगर इस प्रबल अग्नि को उचित मात्रा में और उचित समय पर आहार नहीं मिलता है तो यह अग्नि हमारे शरीर की धातुओं का भी पचन करना शुरू कर देता है, जिससे कि वात प्रकोप हो सकता है। और इसीलिए हेमंत ऋतु में जब भी आपको भूख लगे तो आपको अच्छी तरीके से आहार का सेवन करना चाहिए। हेमंत ऋतु में किस तरीके का हमारा विहार होना चाहिए, हमारा आचरण कैसे होना चाहिए। तो हेमंत ऋतु में ठंडी हवाओं की वजह से बहुत ठंड लगती है और इसी ठंडी से बचने के लिए हमें धूप में बैठना या आग से थोड़ा सा सिकाई करना, उसके साथ साथ गर्म वस्त्रों को पहनना, मफलर, टोपी, स्वेटर, इनको अपनाना यह भी आवश्यक होता है। गर्म जगह पे ही रहना, ज्यादा ठंडी हवा जहाँ पे बहती है ऐसी जगहों पे नहीं जाना, ये सब हमें करना आवश्यक होता है। हेमंत ऋतु में संपूर्ण शरीर में अभ्यंग करने का विधान बताया है। संपूर्ण शरीर पर, सिर के ऊपर, पैरों के तलवों के यहाँ पे अभ्यंग करके तेल लगा के मालिश करने का विधान है और उसके साथ साथ स्निग्ध ऐसे उपटन का भी उपयोग करने के लिए बताया है। उसके बाद में स्नान करने के लिए हमें गर्म पानी का उपयोग ही करना चाहिए। व्यायाम भी करने का विधान इस ऋतु में बताया है। हेमंत ऋतु में अपथ्य आहार और विहार, मतलब हेमंत ऋतु में क्या नहीं करना चाहिए। हेमंत ऋतु में लघु और वातवर्धक जो आहार होता है, जल्दी पचने वाला आहार होता है, उसका सेवन हमें नहीं करना चाहिए। इसीलिए जो सब सूखी चीजें होती है, रुक्ष पदार्थ होते हैं, जैसे कि बिस्किट हो गए, खारी, टोस्ट, ब्रेड, उसकी सब चीजें, मैदे की सभी चीजें, इनका हमें सेवन नहीं करना चाहिए। उसके साथ साथ ठंडी चीजें जिसे हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स या आइसक्रीम, ये सब भी हमें इस मौसम में नहीं खाना चाहिए। हेमंत ऋतु में बल और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए च्यवनप्राश या रसायन औषधियों का सेवन भी किया जा सकता है। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ, कमेंट करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।